हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 8 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में एकीकृत कौन से परीक्षण रेंज से सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेमिजेंट प्रौद्योगिकी पर आधारित फ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी चांदीपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेजिमेंट प्रौद्योगिकी पर आधारित फ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। परीक्षण के दौरान बूस्टर मोटर और नोजल रहित मोटर समेत सभी उप प्रणालियों ने उपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन किया। ठोस ईंधन आधारित डिटेक्ट रेजिमेंट तकनीक के सफल प्रदर्शन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान को तकनीकी लाभ प्रदान किया है, जिसे वो लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें विकसित कर पाएगा। वर्तमान में ऐसी तकनीक विश्व में कुछ चुनिंदा देशों के पास ही उपलब्ध है। पिछले महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। व्हीकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल निकट सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों से निपटने के में सक्षम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चांदीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के लाल चावल या रेड राइस की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना की गई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए, हाल ही में जो है असम के लाल चावल या रेड राइस की पहली खेप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना की गई है। आयरन से समृद्ध लाल चावल को असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक खाद के प्रयोग में उगाया जाता है। असम में चावल की यह किस्म को बाओ धान कहा जाता है, जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। बाओ धान या रेड राइस के निर्यात में बढ़ोतरी होने से असम के किसान परिवारों की आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। रेड राइस में जो है एंथोसाइनिन नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण यह लाल रंग का दिखता है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि रेड राइस खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक गैरसैंण मंडल में 4 पहाड़ी जिले शामिल हैं, जिनमें अल्मोड़ा और बागेश्वर जो कि कुमाऊं से है तथा रुद्रप्रयाग एवं चमोली जो गढ़वाल से है शामिल है। इसी के साथ गैरसैंण मंडल के लिए एक कमिश्नर और एक पुलिस उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी की नियुक्ति की जाएगी। बीते वर्ष 4 मार्च को मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। ज्ञात हो कि राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को राज्यपाल की भी सहमति मिल गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी WRAP, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में जो है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि घरों, रेस्तरां और दुकानों में बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ की बर्बाद किया जाता है, जिसमें समग्र खाद्य पदार्थों में हिस्सेदारी लगभग जो है आपका 17% है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और WRAP द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 निर्मित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि वार्प जो है वो ब्रिटेन स्थित पर एक जो है गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को प्रकाशित करने का लक्ष्य जो है वो एसडीजी के 12.3 के लक्ष्य का समर्थन करना है। यह वैश्विक खाद्य अपव्यय का विस्तृत अनुमान लगाते हुए अब तक का सबसे व्यापक खाद्य अपशिष्ट डेटा संग्रहण, विश्लेषण और मॉडलिंग प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल के वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला कौन सा देश मध्य अमेरिका का पहला और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है? ऑप्शन ए कोस्टारिका, ऑप्शन बी होंडुरास, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी अल साल्वाडोर। देखिए, अल साल्वाडोर जो है वो हाल के वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला और संपूर्ण अमेरिका में देखें तो इसका तीसरा स्थान बन गया है। यह जब किसी देश में किसी बीमारी की स्थानीय संचरण श्रृंखला कम से कम 3 वर्षों तक देशव्यापी रूप से भंग अथवा नाकाम रहती है तो उस देश को मलेरिया उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। हाल ही के वर्षों में अमेरिका उन्मूलन करने वाले WHO अमेरिका क्षेत्र के अन्य देश पराग्वे और अर्जेंटीना है। उच्च जोखिम के उच्च प्रभाव पहल भी देखे गए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया से अधिक जोखिम वाले 11 देशों में उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाला पहल शुरू की है। भारत में इस पहल को पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन 4 राज्यों में शुरू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अल साल्वाडोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख और कितने भारतीय विमानों ने कोलंबो में श्रीलंका वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 26। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख और 23 भारतीय विमानों ने कोलंबो में श्रीलंका वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका के साथ अपने मजबूत रक्षा सहयोग संबंधों को स्थापित किया है। भारतीय वायुसेना ने आखिरी बार श्रीलंका वायुसेना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2001 में इस तरह के आयोजन में भाग लिया था। श्रीलंका में 3 दशक से अधिक समय तक चले गृह युद्ध के दौरान भारत ने राजनीतिक रूप से और कई बार अपनी सेना का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा एक आदेश के तहत आयातित खाद्य पदार्थों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों की सीमा कितने प्रतिशत निर्धारित कर दी गई है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 4%। देखिए, 8 फरवरी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा एक आदेश के तहत आयातित खाद्य फसलों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों की सीमा 8% निर्धारित कर दी गई है। इस पर व्यापारिक संगठनों ने कहा है कि यह सीमा अस्वीकार्य रूप से काफी अधिक है। यह खाद्य एवं कुछ अन्य उपभोग के सामग्रियों में GMO की शून्य मात्रा की वकालत करने के तुल्य है। अब देखते हैं कि भारत में GMO विनियमन क्या है। तो आयातित उपभोग सामग्रियों में GMO के स्तर को विनियमित करने का कार्य शुरू में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लागू होने के बाद इसकी भूमिका को कम कर दिया गया और इसके स्थान पर FSSAI को आयातित सामग्रियों को मंजूरी प्रदान करने के लिए कहा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश अपने टाइग्रे क्षेत्र में हो रही सैन्य हिंसा के कारण गृह युद्ध की चपेट में है? ऑप्शन ए जिबूती, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी केन्या। देखिए, इथियोपिया जो है अपने टाइग्रे क्षेत्र में हो रही सैन्य हिंसा के कारण गृह युद्ध की चपेट में है। टाइग्रे क्षेत्र में संघर्ष की शुरुआत जो है वर्ष 2020 के अंत में तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री अभी अहमद ने इस प्रांत की सत्तारूढ़ पार्टी को हटाने के लिए एक आक्रामक अभियान छेड़ दिया। गौरतलब है कि इथियोपिया सरकार टाइग्रे की राजधानी मेकेले को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। इथियोपिया अपने आंतरिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अब तक 52,000 लोग मारे जा चुके हैं और 2 मिलियन से अधिक का विस्थापन हुआ है, जिनमें से 60,000 से अधिक लोगों ने सूडान और पूर्वी सीमा में शरण ली है।
इससे इससे जो है इथियोपिया के उत्तरी सीमांत के पास सूडानी और इरिट्रिया के सैनिक कर्मियों की आदाम शुरू हो गई है। वर्तमान में इथियोपिया अपने घरेलू आपातकाल से निपटने का प्रयास कर रहा है। इस चरण में एक सैन्य संघर्ष मुक्त वातावरण हासिल करना बढ़े हुए विस्थापन को संबोधित करता है। अकाल के जोखिम को देखते हुए नागरिकों के लिए बुनियादी जरूरतों की सहायता करना और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता को तेज करना बड़ी चुनौती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इथियोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कल्याणी गोस्वामी, ऑप्शन बी महिमा ज्ञानी, ऑप्शन सी नौरीन हसन, ऑप्शन डी ममता दास। देखिए, वित्तीय बाजार की अनुभवी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नौरीन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। बैंक ने एक बयान में कहा है कि नौरीन को उसके निदेशक मंडल में प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया है। वो बैंक की सीईओ भी होगी। उसका कार्यकाल जो है वो 15 मार्च से शुरू होगा। बयान में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति की पुष्टि संघीय रिजर्व प्रणाली ने कर दी है। वो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में दूसरे नंबर की अधिकारी होगी। वो अपने बैंक की ओर से फेडरल रिजर्व की खुले बाजार की गतिविधियों का निर्धारण करने वाली समिति में वोट देने वाले वैकल्पिक सदस्य के रूप में भी भूमिका निभाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नौरीन हसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के चुनाव आयोग ने फोटो वोटर सूची में संशोधित करते हुए हरिजन शब्द को हटाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन डी झारखंड राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन डी केरल राज्य चुनाव आयोग। देखिए, पंजाब चुनाव आयोग ने फोटो वोटर सूची में अपने बड़े संशोधन करने का फैसला किया है। अब फोटो वोटर सूची में से हरिजन शब्द को हटाया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को इस संशोधन को लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू को फोटो वोटर सूची में हरिजन और गिरिजन जैसे असंवैधानिक और अपमानजनक शब्द प्रयोग किए जाने संबंधी शिकायत मिली थी। डॉक्टर राजू द्वारा यह मामला पंजाब के मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब राज्य चुनाव आयोग। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।